नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम लोग प्लानिंग ऑफ इंडिया में देख रहे थे, अभी तक हमने देखा भारत में योजना के प्रकार कितने हैं। ठीक है, योजना के लिए जो जो संस्थाएं, योजना आयोग, नीति आयोग और जो है हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद पे चर्चा किए, उनकी कार्य प्रणाली, उनका स्वरूप कैसा है, इन सब चीजों पे कहे थे। अब हम लोग भारत का जो योजना का इतिहास रहा है, खासकर आजादी के बाद से, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बिना वक्त गवाए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। इन सब चीजों को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि याद है, लेकिन एकाएक जब कोई पूछ देता है ना, तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो पहला जो है 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये हेराल्ड डॉमर मॉडल, समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तो देखिए, 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। हेराल्ड डॉमर मॉडल समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता जो है कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को इसमें दी गई थी। ठीक है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का भी प्रारंभ इसी योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इत्यादि का निर्माण जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। सड़क परिवहन, संचार, सिंचाई, जल विद्युत पर बल इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चलाई गई थी। तो ये योजना जो थी, एक तरह से आजाद भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर पहली बार जो है एक सारगर्भित मॉडल अपनाया गया, और इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि जो आधारभूत संरचना है, जैसे सड़क हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, जल विद्युत हो गया, सिंचाई परियोजना हो गया, उसके माध्यम से देश के बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए और एक कृषि प्रधान देश को कृषि विकास के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न कराई जाए, ताकि हम लोग खाद्यान्न आत्मनिर्भरता एवं विदेशों पे जो है कम निर्भरता, विदेशों से हमारी कम निर्भरता हो। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही थी। उसके बाद हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, तो जैसा कि देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी, ताकि जो है भारी एवं आधारभूत उद्योग के माध्यम से भारत के विकास की गति को, खासकर अवसंरचनात्मक विकास के गति को बल दिया जा सके एवं दिशा दिया जा सके। ये मॉडल जो है पीसी महालनोबिस, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये योजना जो है आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली। इस योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। किसी भी देश के विकास के लिए जो है बेसिक स्ट्रक्चर में इस्पात उद्योग होता है, कि इस्पात उद्योग जो है उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जिससे उसके विकास को बल मिलता है। तो देखिएगा, भिलाई जो है सोवियत संघ की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से ये इस्पात संयंत्र बनाया गया। तो यही इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री एवं चित्रंजन लोकोमोटिव्स के द्वारा की स्थापना करके रेलवे का विकास करने की कोशिश की गई। खासकर परिवहन, संचार, परिवहन एवं जो है कनेक्टिविटी पर जोर देने की कोशिश की गई। ये योजना भी सफल योजनाओं में कहा जाता है। तो पहली दो योजनाएं जो है सफल योजना थी, जिसमें पहला योजना जो है कृषि को प्राथमिकता देता है, तो दूसरा योजना जो है ये उद्योग को, भारी उद्योगों को प्राथमिकता देता है। पहला योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल समृद्धि पर आधारित है, तो दूसरी योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ जितने भी आधारभूत जो संरचनाएं हैं, उसका विकास का प्रयास जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र, रेलवे संयंत्र इत्यादि की जरूरत इत्यादि को पूरा करने का कोशिश किया गया, स्थापना करके इसको गति देने की कोशिश की गई। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना
ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो असफल रही और भारत ने इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। तो सबसे पहले जो है इस योजना की अवधि जो है 1961 से 66 के बीच में है। जे सैंडी, सुखमयी चक्रवर्ती एवं महालनोबिस तीनों के मॉडल से प्रभावित ये योजना थी। जे सैंडी, सुखमयी चक्रवर्ती और महालनोबिस के मॉडल से ये योजना प्रभावित थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पहले में कृषि, दूसरे उद्योग, तो यहाँ जो है उद्योग और कृषि दोनों को सम्मिलित रूप से बल दिया गया एवं समन्वित प्रयास की कोशिश की गई, जिससे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हो, विदेशों से निर्यात कम हो, विदेशों से हमको कम से कम जो है निर्भरता रहना पड़े। इसके लिए सबसे पहले जो है बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यह भी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1964 में। ये योजना जो है असफल क्यों रही थी? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था। भारत और पाक के बीच 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ था और 1965-66 ईस्वी में भारत में भीषण सूखा पड़ा था। तो इन तीनों ने भारत की जो खासकर जो योजना की रूपरेखा है या योजना के लिए आवंटन है या जो नीति निर्माण है उसको काफी हद तक प्रभावित किया, जिससे ये योजना असफल हो गई और भारत के योजना इतिहास में तृतीय योजना जो है पहली बार असफल योजना के रूप में शामिल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है इस योजना के असफल होने के पीछे ये तीनों फैक्टर ज्यादा जिम्मेवार थे। तो इसके बाद जो है एक योजना अवकाश और योजना अंतराल का समय आता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब पंचवर्षीय योजना के जगह एक एक वर्ष का छोटा छोटा 3 साल योजना चलता है, जिसे हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। और ये जो है 1966 से 69 के बीच चलता है और इसको हम लोग योजना अवकाश या योजना अंतराल कहते हैं। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी या एक ऐसा चीज हुआ जिसने भारत के कृषि विकास साथ आर्थिक विकास को एक तरह से गति दे दी और जो अभी तक हम खाद्यान्न आयातक थे, हम लोगों को खाद्यान्न निर्यातक के दिशा में बढ़ने में मदद किया। वो था हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के दौरान की गई थी। तो कभी भी आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के दौरान की गई थी, तो बहुत सारे बुक में गलत लिख देता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये सही नहीं है, बल्कि योजना अवकाश के दौरान 66-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एमएस स्वामीनाथन ने की थी, तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। तो हरित क्रांति से जो भारत अभी अकाल, महामारी ये सब चीजों से जूझता था, इसके बाद पैदावार इतनी बढ़ गई खासकर गेहूं चावल के क्षेत्र में कि हम लोगों को जो है खासकर खाद्यान्न संकट से धीरे धीरे हम लोग उबरने लगे थे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, तो आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक बार सोचिएगा कि हमको 12 योजना पूरी तरह से याद हो जाए या हम एक बार में ही सारा को कवर कर लेंगे, तो यहीं पे गलती होता है और आप पजल करते हैं। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि पहली योजना जो है 1 अप्रैल 51 को प्रारंभ हुआ, 51 से 56 प्रथम योजना, 56 से 61 द्वितीय योजना, 61 से 66 तृतीय योजना और 66 से जो है जब सूखा पड़ा, भारत पाक युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, तो जब अर्थव्यवस्था की कमर टूटी या जो आजादी के बाद दूसरा ऐसा अवसर था कि जब हम लोगों के सामने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा था, इस स्थिति में एक पंचवर्षीय योजना के जगह छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर वार्षिक योजना शुरू की गई। 3 वार्षिक योजनाएं जो 1966 से 69 ईस्वी के बीच में चली और हरित क्रांति इसी दौरान शुरू की गई थी। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला जो है 3 योजना प्लस वार्षिक योजना यहाँ हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिली है। यहाँ आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद भी नोट्स बनाएं और उसको अपने इसमें शामिल करिए कि हम नोट्स बना के खुद याद करें, देखें, इस चीजों का मदद लीजिए, क्योंकि ये सब चीज ऐसा है जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भारत के विकास को, आर्थिक विकास को गति दिए थे और खासकर इन चीजों ने भारत में बताया था कि कैसे एक समन्वित और संतुलित विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो
तो आजादी के बाद जो है योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो विकास का कार्य किया गया वो हम यहाँ देखते हैं। आगे हम अभी चौथी, पांचवी या 12वीं योजना तक इसको देखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे चौथी योजना, पांचवी योजना और छठी पंचवर्षीय योजना पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और योजना अवकाश के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और अब जो दौर आया था वो इंदिरा गांधी का दौर आया था। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और वो एक, जैसा कि उम्मीद किया गया था कि जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे उन सबके साथ मिलकर काम करेगी या उनके अंदर काम करेगी, उसके विपरीत उन्होंने सुधार और हर मामले में अपने डिसीजन से और काफी बोल्ड डिसीजन लिया जिन्होंने देश के सामाजिक, आर्थिक इन सब की दशा दिशा बदल कर रख दी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 ईस्वी के बीच चली थी। ठीक है, इसे अशोक रुद्र LNS मात्रे मॉडल पर जो है संचालित किया जा रहा था। अशोक रुद्र LNS मात्रे मॉडल जो है इस योजना का था। तो जैसा कि शुरू में ही बोले कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिन्होंने कि देश की अर्थव्यवस्था, समाज और जो है विकास की दिशा बदल दी। तो सबसे पहले जो है उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 प्रमुख जो बड़े बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और बैंकिंग सिस्टम जो है उसको सरकारी करके आम जनता के लिए या कहिए कि सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक प्रयास के रूप में देखा गया, ना कि सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया और अपने देश को सैन्य रूप से सफल करने या कहो कि शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया और इसका था स्माइलिंग बुद्धा, इसका जो है कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है वो किया गया था। उसके बाद सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यान्वयन DADP जो है 1973-74 में शुरू किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है कुछ भागों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कुछ भागों में बिल्कुल ही बारिश कम होती है और कुछ भाग सूखे होते हैं और कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कुछ भाग, बिहार के भी कुछ क्षेत्र जो है बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। तो उस समय जो है इसके विपरीत जो है कुछ क्षेत्र ऐसे मराठवाड़ा, राजस्थान, तेलंगाना का कुछ पार्ट, उसके अलावा जो और भी क्षेत्र है वो सूखा जो है उससे सूखा प्रबंध क्षेत्र रहते हैं जहाँ की बारिश उपयुक्त नहीं होता है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार नहीं होता है। वो क्षेत्र कृषि और मानव जीवन यापन के लिए काफी कठिन होते हैं। तो उस सब से निजात पाने के लिए सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया जहाँ पे कि सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं का विस्तार करने की कोशिश की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जैसा कि अभी जान रहे होंगे कि देश में काफी बहस छिड़ा हुआ है कि कितने बच्चे होने चाहिए, जनसंख्या नीति आनी चाहिए। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपना एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है जिसमें उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल करने की बात की है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हीं को आगे सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। तो उसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था जिससे कि जनसंख्या के जो है एक सही तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, उसके बाद विकास केंद्र उपागम की शुरुआत, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी या जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आपको ये याद रखना होगा कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। विकास केंद्र उपागम जनरली था कि किसी बैंक के द्वारा जो है एक डिस्ट्रिक्ट को चुना जाता था, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी खास हिस्से में विकास के कार्यों को किया जाता था, तो उसी को हम लोग विकास केंद्र उपागम कहते थे कि एक सिलेक्टेड एरिया को डेवलप करने का कोशिश किया जाता था।
ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम है। ये काफी गर्व की बात है कि भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम है और लगभग 400 मिलीलीटर प्रतिदिन जो है किसी भी व्यक्ति को दूध उपलब्धता लगभग अराउंड 394 है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन है। तो दुग्ध उत्पादन जो हुआ था आनंद गुजरात से हुआ था, श्वेत क्रांति की शुरुआत वो जो है यहीं से जो है वर्गीज कुरियन नामक व्यक्ति ने गुजरात के आनंद से शुरू किया था। तो श्वेत क्रांति की भी शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यहाँ हम आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम लोग भी अपने से कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको लेके चले, ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों का समावेश कर ले। और अगर आप जैसे एग्जाम देते हैं या कोई और भी सोर्सेज से आपको पता चल रहा है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप अपना नोट्स बनाइए और ऐसे करके इन चीजों में शामिल करते जाइए। उससे क्या होगा कि आपका ईयर वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो डेट में आप फंसते होंगे वो आपका क्लियर होगा कि हाँ इस पीरियड में ये चीज चला था। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपको सेलेक्टिव होके ऑप्शन वाइज चुनने में काफी मदद मिलेगा। तो कोशिश किया कीजिएगा कि टाइम फ्रेम के साथ जो चीजें हुई है उसको हम लोग देखें। इसी तरह से 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पीसीएस में, यूपीएससी में जो है या फिर अदर एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी का जो भी एग्जाम होगा इससे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीपी धर मॉडल पे ये योजना आधारित थी 1974 से 69 तक। तो यहाँ एक सवाल सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने कब दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो कभी भी सवाल आए गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और कौन दिया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा चीज कि 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जितना लोगों को एक एटलीस्ट एक बेसिक जीवन जीने के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हो उन व्यक्तियों को जो है एक न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति सरकार द्वारा की जाए। उसके अलावा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यतः ग्रामीण शाखा से संबंधित थे, जो कि किसानों को और छोटे लघु उद्यमियों को जो कि थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, खेती से जुड़े हुए उनको जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 1975 में किया गया था। 1977-78 में ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। तो वही 1975 में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम, ये बहुत बार पूछा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? तो 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 20 सूत्री मतलब 20 चीजों की पहचान की गई जिसके माध्यम से गरीबों का और जो वंचित लोग हैं उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, और उसके माध्यम से सरकार सुधार का प्रयास कर रही थी। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में पूछा है कि शून्य विदेशी सहायता किस योजना का लक्ष्य था? तो शून्य विदेशी सहायता 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और गरीबी हटाओ का नारा तो अभी हम लोग बात ही किए। तो एक मोटा मोटी ये 6-7 चीजें ऐसी है जो आपको मिनिमम पता होनी चाहिए कि इसके मतलब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। एक मेजर क्वेश्चन है कि जैसा आप सुने होंगे कि ये चीज जो है पब्लिक डोमेन में है कि इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आप देखें तो इसी पीरियड में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इनकेस कभी फ्यूचर में पूछे किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा इंदिरा गांधी ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो
पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और फिर जो है चुनाव हुए और विपक्ष में जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। और जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कभी भी जो सरकारें बदलती है ना, तो वो अपने खास वर्ग को संदेश देना चाहती है कि हम कुछ अलग हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए कि एक क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना को बीच में ही रोक दिया गया था। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही खत्म कर दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही खत्म कर दिया गया था और उसके स्थान पे जो है लाया गया था अनवरत योजना, या इसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ठीक है, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका एक बुक है एशियन ड्रामा, ठीक है, गुरनार मिर्डाल का एशियन ड्रामा। एक तरह से जो एशिया में विकास की बातें हुई या राजनीति, इन सब चीजों से संबंधित है, ये बताते हैं कि क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले देखिए 1978 से 80 के बीच ये अनवरत योजना चली थी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी और इस योजना को लागू करवाने में डॉक्टर टी लकड़वाला। तो यहाँ हमको दो नाम ध्यान रखना है कि एक तो गुरनार मिर्डाल का एशियन ड्रामा से ये अनवरत योजना प्रभावित थी। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया और डॉक्टर टी लकड़वाला जो है इसको लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि उच्च मुद्रा वर्ग की समाप्ति कर दी। जैसा आप देख रहे होंगे कि 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में विमुद्रीकरण किया और एकाएक घोषणा की गई थी कि हमारे देश में आज से जो है पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो उसी तरह से जनता पार्टी की सरकार ने बड़े उच्च मुद्राओं की वैधता की समाप्ति कर दी, यानी मतलब उच्च मुद्रा का नोटबंदी एक तरह से उन्होंने कर दिया था। उसके बाद शराबबंदी की थी। तो पहला बार जो है केंद्र में शराबबंदी जो है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया और बिहार में जो है दूसरी बार जब 1915 में तीसरी बार नीतीश कुमार सरकार चुनकर आए थे तो उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। उसके बाद जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया कि जो भी जन वितरण प्रणाली है उसका विस्तार किया गया। जैसे हम देखते हैं पीडीएस सिस्टम, जो खाद्यान्न मिलता है, तेल, ये सारा चीज मिलता था, तो उसको और लोगों को कवर किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी सहायता पहुंचाई जाए। उसके बाद सार्वजनिक बीमा का शुरुआत किया गया। तो ये सारे काम जो है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान में 1978 से 80 के बीच जो है जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। यहाँ आप लोग एशियन ड्रामा पुस्तक का नाम जरूर से याद रखिएगा, गुरनार मिर्डाल का, क्योंकि ये पूछा जाता है। और उसके बाद डॉक्टर टी लकड़वाला का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। और तो कभी भी पूछे कि किस योजना को एक वर्ष पूर्व ही खत्म कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। और यहाँ एक चीज और ध्यान देने की बात है, इससे पूर्व भी जो है योजना अवकाश 66 से 69 के बीच में हुआ था। तो अभी तक भारत का जो योजना चल रहा था पंचवर्षीय योजना, उसमें 2 बार योजना अवकाश हुआ है, या कह सकते हैं कि ब्रेक हुआ है। तो एक जो था वो 66 से 69 था जब देश जो है युद्ध और अकाल से लड़ रहा था, और दूसरा तब हुआ जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 से 80 के बीच। उसके बाद फिर से चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और उन्होंने आते के साथ ही फिर से 6वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की 1980 से 85 के बीच। ये योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पे शुरू किया गया था। और जैसा कि आते के साथ ही जो है बड़े लेवल पे सुधार किए गए, IRDP, NERP, ट्राइसम, डवाकरा, RLEGP जैसी ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में कम जानकारी हो तो यहाँ इस वीडियो में बहुत ज्यादा संभव नहीं है कि जब हम गरीबी और बेरोजगारी पे वीडियो बनाएंगे तो जरूर इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको और इच्छा हो तो आप इसको YouTube इससे
आप गूगल करके जान सकते हैं। बेसिकली ये था कि ये सारी योजनाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उसके बाद जैसे कि आप देखते होंगे कि योजना आयोग द्वारा 2400 कैलोरी गाँव में, ठीक है, 2400 कैलोरी और शहरों में जो है 2100 कैलोरी ऊर्जा की बात मानी, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो इतना ग्रहण करते हैं वो गरीबी नहीं, गरीबी रेखा से नीचे है। ये पहला बार कॉन्सेप्ट जो है छठी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो जहां ठीक है, तो ये गरीबी निर्देशांक 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाला जो लाया गया था वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा लाया गया था 1980 में। जो उसके बाद देखते हैं कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बेसिकली जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये कृषि और उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों, लघु कुटीर उद्योगों को ऋण देने के लिए बनाया गया था। तो वही 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी जो व्यापार वगैरह से संबंधित थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतनी चीजें चतुर्थ, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना में बेसिकली इंदिरा गांधी से संबंधित थी, जहां पे एक मोरारजी देसाई भी आते हैं। तो ये सारी योजना कहीं न कहीं जो है भारत को, जो भारत आजादी के बाद नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के काल में जो कृषि स्थायित्ता और आधारभूत उद्योगों की तरफ बढ़ रहे थे, वही जो है आगे चलकर इंदिरा गांधी के टाइम में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधरा तो और ज्यादा राष्ट्रीयकरण और ज्यादा गरीब लोगों तक पहुंचने की बात की गई। उसी के साथ जो है अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने का काम किया गया। तो बेसिकली ये तीनों योजना मूलतः जो है इंदिरा गांधी से संबंधित थी और इनके द्वारा ही लाया गया था। और आगे जो है हम लोग देखेंगे 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना। अभी हम लोगों ने चौथी, 5वीं और 6ठी योजना को देखा है और उसी में जो मोरारजी देसाई की अनवरत योजना चलाया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसको देखे हैं। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अभी हम लोग 85 से 90 जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो उसमें नारा दिया गया था भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बिना दिमाग लगाए इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि हाँ, भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसी में 1986 में स्पीड पोस्ट, जो आप लोगों को पता होगा कि डाकघर में स्पीड पोस्ट का सुविधा दिया जाता था, है अभी भी, तो उसकी शुरुआत जो है 1986 में किया गया, ठीक है। 1986 में ही कपाट की स्थापना की गई और 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसी पंचवर्षीय योजना में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजकृष्णन, उन्होंने हिंदू वृद्धि दर का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। 65वीं बीपीएससी में पूछा था हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो उसी में था प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी वृद्धि दर से जो था। तो हिंदू वृद्धि दर का जो कॉन्सेप्ट था वो जीडीपी में हुई वृद्धि दर से था। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोफेसर राजकृष्णन द्वारा हिंदू वृद्धि दर दिया गया था और ये जीडीपी से संबंधित था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं कि 85 से 90 ईस्वी के बीच चला था। भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा दिया गया था। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत, 1986 में कपाट की स्थापना, 89 में जवाहर रोजगार योजना और प्रोफेसर राजकृष्णन द्वारा हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। अब हम लोग देखते हैं कि इसी योजना में हमारे देश में एक संकट पैदा हो गया जिसको कहते हैं कि भुगतान संतुलन का जो संकट था वो पैदा हो गया। अभी तक जो है तो उसमें भुगतान संतुलन का संकट क्या था कि हमारे पास जो ईंधन और जो भी चीजें निर्यात करते थे तो 8 दिन का ही पैसा बचा हुआ था जिससे हम विश्व के साथ व्यापार कर सकते थे या अपनी जरूरत के चीजों को निर्यात कर सकते थे। साथ ही भुगतान संतुलन और ये दौर ऐसा रहा था
कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा था, खासकर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर जो है क्षेत्रीयता का उभार आया जिसमें मंडल कमीशन था और भी चीजें थे, जहां जातिगत पार्टियां जो है उभर कर सामने आ रही थी। तो इन सब चीजों ने क्षेत्रीय पार्टियों को उठाया और केंद्र में जो है राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। देखेंगे कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बदले। तो इस स्थिति में जो है पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर जो है 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, तो 2 वार्षिक योजना जो चली थी 1992 से 97 चला था, जिसका कारण था कि भुगतान संतुलन एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण पंचवर्षीय योजनाओं को रोका गया और 2 राष्ट्रीय योजनाओं को चलाया गया। इसमें क्या किया गया कि हम लोग देखते हैं कि जो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो ये उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 1991 के आर्थिक सुधारों में देखते हैं कि जब हमारे पास भुगतान संतुलन की समस्या थी तो विश्व के जितनी भी वर्ल्ड बैंक थे या जो भी संस्था थे उन्होंने कहा भारत को कि हम सहायता करेंगे, बदले में आपको अपना बाजार जो है खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए उदारीकरण मतलब कि जो सरकारी क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करेंगे कि उदारीकरण की व्यापार की शर्तों को उदार करेंगे और विश्व की कंपनियों को भारत में आने देंगे वैश्वीकरण के माध्यम से, और निजीकरण के माध्यम से सरकारी नियंत्रण जो है उद्योगों पर कम करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के माध्यम से भारत का बाजार जो है दुनिया के लिए खुल गया था। इसे हम लोग राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। राव मनमोहन मॉडल इसलिए कहते हैं कि राव जो है वो नरसिम्हा राव इस वक्त प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह इस वक्त जो है वित्त मंत्री थे। तो इन दोनों ने मिलकर इसको एलपीजी भी कहा जाता है। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वार्षिक योजना 1991-92 में जो आया था, 90 से 92 के बीच उसमें चलाया गया। ठीक है, 91-92 की जो योजना थी उसमें 2 वार्षिक योजनाओं के बीच इसको चलाया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 वार्षिक योजनाएं अभी तक इंडिया में आया था, एक 66 से 69, ठीक है, एक जो मोरारजी देसाई के टाइम आया था 2 साल 78 से 80 के बीच, और एक तीसरी योजना जो है वो आया था 91-92 में, जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने एलपीजी मॉडल को लागू किया और भारत में उस समय भुगतान संतुलन और जो है राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। इसी दौरान सिडबी की स्थापना हुई जो छोटे उद्योगों को स्थापना करने में, खासकर लघु कुटीर उद्योगों के स्थापना को बल देता था और उसे वित्तीय सहायता या उसके आगे बढ़ने पे मदद करता था। तो इस तरह से 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, और फिर हम लोग देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। ठीक है, ये डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। डब्ल्यू मूलर मॉडल पर जनवरी 1995 में सबसे पहले, जैसा कि हम बताए थे कि भारत बोला कि हम अपना बाजार जो है दुनिया के लिए खोलेंगे इस समय जो एलपीजी योजना के तहत। तो उसके बाद जो है 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिला और जो है अपने बाजार को दुनिया के लिए खोला। उसी तरह से प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। ये रोजगार योजना मुख्यतः जो है शिक्षित बेरोजगारों के लिए था। शिक्षित बेरोजगारी जो है, जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है तो शिक्षित बेरोजगार भी बढ़ने लगते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी का स्तर को कम करने के लिए, शिक्षित लोगों को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसमें जो है 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया इस योजना में, कि 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त करना। उसके बाद एक और था कि मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्ति का लक्ष्य रखा गया। एक बार आईएएस 1995 में ये क्वेश्चन पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजनाओं को
सभी योजनाओं के सार के रूप में देखा जाता है, तो उसका आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसमें सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखा जाता है। ये 1995 में आईएएस में पूछा था, ठीक है। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के बीच चलाया गया था आगत निर्गत मॉडल पे। तो अब देखते हैं कि जो राजनीतिक और स्थिरता और जो ये दौर रहा था भुगतान संतुलन का या और भी चीजों का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो भारत ने सबसे पहले जो है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य रखा और इन्होंने 4 क्षेत्र निर्धारित किए जहां पे कि विकास का कार्य किया जाएगा। तो एक था कि जीवन स्तर को ऊंचा करना। तो जब आदमी का पहला प्रायोरिटी होता है भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, तो जब ये सारी चीज जरूरतें पूरी हो जाती है तो आप देखिएगा किसी भी सोसाइटी में जैसे जैसे आप गरीब लोगों के पास जाइएगा तो पहला होता है खाना हो जाए, कपड़ा हो जाए और मकान हो जाए। थोड़ा और ऊंचा उठिएगा तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, इन सब चीजों पे करते हैं। तो इन्हीं चीजों को ऊपर उठाने के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है कि मतलब कि एक बेसिक चीज के बाद अब जो शिक्षा और ये सारी चीजें होती है उसको लागू और बेहतर करने का प्रयास करना है। उसके बाद रोजगार सृजन। आपको पता है कि आज राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, भारत सहित पूरे विश्व में रोजगार का क्रिएशन जो है या रोजगार सृजन जो है एक प्रमुख समस्या रही है। और बेरोजगारी जो है आज सभी सरकारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि आखिर कैसे बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। तो इसी के लिए रोजगार सृजन का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। आत्मनिर्भरता, ठीक है, कि मतलब अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए, जैसे हम विदेशी चीजों पे आयात रहते हैं, आयात के लिए निर्भर रहते हैं कि हम आयात करेंगे, जैसे पेट्रोलियम हो गया और भी चीजें हैं। तो इन सब चीजों से कैसे हम बच सकते हैं, तो इसके लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया एवं क्षेत्रीय संतुलन जैसे 4 क्षेत्रों पर जोर दिया गया। अभी आपको पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ईयर थे और 25 सितंबर 2014 को ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम लागू किए थे। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का अच्छा परिणाम अभी निकलना शुरू हुआ। जैसे आपको पता होगा कि आज से 2-3-4 साल पहले हम लोग पढ़ते थे कि विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार का निर्यात जो है वो भारत करता था। लेकिन अभी करेंट में भारत जो है विश्व में हथियार के आयात में जो है, सॉरी निर्यात नहीं आयात था, अब जो है भारत विश्व के जो निर्यात के आयात है, ठीक है, उसमें दूसरे नंबर पर आ गया कि जो भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार का आयात करता था वो अब विश्व में दूसरे नंबर पर आयात के मामले में आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं और भी चीजें हैं जहां पे भारत मेक इन इंडिया के तहत अच्छा कार्य कर रहा है। तो इन सब चीजों के माध्यम से जो है भारत का आधुनिक या कहो कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विकास की रूपरेखा कैसी होगी उसकी दशा दिशा रखने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना में 21वीं सदी में भारत का विकास कैसा होगा, किस तरह के लक्ष्य को लेकर हम आगे चलेंगे, उसकी दशा दिशा तय की। इसके बाद हम लोग 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक थ्योरी है या बेसिक प्रयास है उसको देखने का प्रयास आगे करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना तक देखे थे, आगे हम लोग 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 2002 से 2007 ईस्वी के बीच, साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक करना था, ठीक है। साक्षरता दर 2007 तक 75% करना था। ग्राम संरचना, सड़क विकास पर जोर दिया गया। तो देखते हैं जैसे कि ग्रामीण संरचना, सड़क विकास, इन सब चीजों पे इस दौरान काफी जोर दिया गया था। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लचीलापन लाना, यानी कि ऐसा मौद्रिक या राजकोषीय नीति बनाना कि इसमें जो है और ज्यादा फ्लक्चुएट हो और ज्यादा जो है
लोगों के पास पैसा है और बाजार को बल मिले, मतलब कि एक तरह से संकुचनशील मौद्रिक या राजकोषीय नीति का पालन नहीं करना, बल्कि इसको एक तरह से फैलाना। ठीक है, इसी में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण एक योजना थी मनरेगा, जो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना की शुरू की गई थी। इसमें ग्रामीण लोगों को 100 दिन की निश्चित गारंटी रोजगार दिया गया था। ठीक है, और ये 2002 से 2007 टाइम पीरियड कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। उसी तरह फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी 2007 से 2012 के बीच की, द्वितीय हरित क्रांति पर बल इस योजना के दौरान दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि ऋण माफी योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा पर बल इस योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु इस योजना पे बल दिया गया था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में की गुणवत्ता में सुधार हेतु इस योजना में बल दिया गया था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच शुरू की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और ये योजना समाप्त वही तक रुक गई है। उसके बाद हम लोग जो है नीति आयोग के लक्ष्यों को लेकर चले हैं। तो इस योजना पे मेनली जीडीपी को 8% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, कृषि में 4% वृद्धि का लक्ष्य, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, प्रजनन दर घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया था। इन सब में एक चीज कॉमन था कि ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रामीण चीजों पे जोर दिया गया, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों के लिए जो है चलाए गए, क्योंकि 21वीं शताब्दी में जो है इन सब चीजों पे काफी जोर दिया गया, जिनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, तो इन योजनाओं में काफी बड़े लेवल पे ये सब चीजें मिलती है। उसके बाद हम आज 2-3 फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मतलब कि पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ये कभी भी रिपीट कर सकता है। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद अशोक चंद्रा ने कहा था, योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद अशोक चंद्रा ने कहा था। इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता के द्वारा दिया गया था, इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता के द्वारा दिया गया था। प्लानिंग एंड पुअर जो एक पुस्तक है वो बीएस मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद अशोक चंद्रा ने कहा था, इंडिया विजन 2020 जो है एसपी गुप्ता ने दिया था, प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक बीएस मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से हम अभी 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ कुछ प्रीवियस ईयर भी देखे हैं। आगे के वीडियो में जो एक चीज हम पंचवर्षीय योजना में छोड़ते चले गए थे कि उस योजना का थीम क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको हम लोग एक साथ देखेंगे, क्योंकि एक साथ देखने में उसको याद करने में आसानी होती है और चीजें जो है सिंपल रहती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है 12वीं योजना का थीम क्या था, केंद्रीय बिंदु क्या था। अभी तक हमने देखा कि पहली से 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, कि उसका समय अवधि क्या था, उस दौरान महत्वपूर्ण कार्य कैसे हुए, उस दौरान क्या क्या प्रगति हुई हमारे देश में, उन सब का संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण इतिहास हम लोगों ने इस वीडियो के दौरान देखा है। आगे चलकर जो वहां पे थोड़ा जगह कम रहने के कारण हम पूरी तरह से नहीं कर पाए थे, एक अलग से हम यहाँ पे योजना, लक्ष्य, केंद्रीय बिंदु या उसको जो थीम करके पूछा जाता है कि इस योजना का थीम क्या था, या 12वीं योजना का थीम क्या था, 11वीं योजना का क्या थीम था, या 8वीं योजना का क्या थीम था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बहुत एक तरह से हिट क्वेश्चन होता है, जहां से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक बार में ही पूरे योजना के लक्ष्य, केंद्रीय बिंदु या फिर थीम कहिए उसको देखेंगे, ताकि हमारा जो है एक तरह से कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहे और
और देखने में आसान हो कि कब हम इस चीज को सही से कैच कर सके, क्योंकि जैसे ही हम इसको अच्छे से एक साथ देखेंगे तो हमारे लिए ऑप्शन वाइज चुन के आंसर सही करना काफी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1951 से 56 के बीच में चली थी, इसके बारे में बहुत सारा बात हम लोग कर चुके हैं और पहले ही जानते हैं कि इस योजना में कृषि विकास पर बल दिया गया था। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी कि हमारे देश के जो देशवासी थे या जो नागरिक थे उनको 2 वक्त का भोजन करवाना या उस समय जो है खाद्य सुरक्षा और खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर जोर देना जो है हमारे लिए पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कृषि पर जोर देते हुए भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, तेंसी घाटी परियोजना, इन सब चीजों पे जो है काफी ज्यादा जोर दिया गया और पहला जो है कृषि विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच जो है चलाई गई थी और इसमें कृषि क्षेत्र में जब बड़े बड़े बांध बन गए और थोड़ा बहुत सिंचाई का विस्तार किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि रेलवे के संदर्भ में स्टील, कोयला, इन सब चीजों के बड़े बड़े प्लांट की संरचना, आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास किया जाता है। आधारभूत उद्योग उनको कहा जाता है जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास में काफी मदद करते हैं। आगे जब हम लोग उद्योग वाला सेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें 8 चीजों को कोर सेक्टर माना गया है जिसको कि आधारभूत उद्योग माना गया, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तृतीय योजना 1961 से 66 जैसा कि बताए थे, तो तृतीय योजना में जब उद्योग और इस पे विकास पे बल दे दिया गया तो फिर हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की मतलब एक ऐसा अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की गई जिनका विकास जो है एक नेचुरली विकास हो, कि स्वतः स्फूर्त हो, खुद ब खुद वो विकास करे। उसके बाद देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। जैसे कि एक होता है कि कोई चीज फ्लैक्चुएट करते रहता है, कभी विकास दर बहुत ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। जैसा कि अभी देखे कि कोविड से पहले भारत का विकास दर अच्छे से जा रहा था, भारत नहीं पूरे दुनिया का ये हाल था, फिर जो है एकाएक गिरा, फिर हल्का फुल्का सबका चल रहा था, फिर दोबारा आया, फिर गिरा। तो इस तरह से विकास का जो दर है वो फ्लैक्चुएट होते रहता है, जैसे कि कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। तो इसके जगह ऐसा रणनीति अपनाना कि विकास की दर जो है ऐसे चले या फिर कहो कि स्थिर रूप में बढ़ते रहे, एक आंकड़ा के आसपास जो है जाते रहे, उससे ना ज्यादा बहुत कम हो ना ज्यादा बहुत ऊपर जाए, मतलब इसी को कहते हैं स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता का प्रयास किया गया। पंचम पंचवर्षीय योजना में जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो निर्धनता उन्मूलन और जो है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आप लोगों को याद होगा कि उस दौरान इंदिरा गांधी का फेमस जो एक नारा हुआ था कि इंदिरा कहती है कि गरीबी हटाओ और विपक्ष के लोग कहते हैं कि इंदिरा को हटाओ। तो आपको तय करना है कि किसके साथ जाना है। तो गरीबी उन्मूलन के नारा इंदिरा गांधी ने इसमें अपने कैंपेन के दौरान 1975-76 के बाद जो ये इमरजेंसी के दौरान जो चुनाव हुआ था उस दौरान उन्होंने लगाया था नारा, ठीक है। तो निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका केंद्रीय लक्ष्य था। उसके बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया गया। तो देखते हैं कि एक टाइम के बाद जो होता है भारत का साक्षरता दर बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा और इन सब चीजों के कारण एक पर्टिकुलर रूप से भारत में गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या धीरे धीरे उस टाइम प्रारंभिक स्टेज पे आकर बढ़ने लगी थी, जो कि आज प्रचंड रूप से हमारे समाज में विद्यमान है, ठीक है। तो गरीबी निवारण के संदर्भ में और रोजगार सृजन के संदर्भ में इसका जो है केंद्रीय बिंदु या थीम को निर्धारित किया गया और इसी के अनुरूप योजना की रूपरेखा तय की गई, ठीक है। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक बार फिर से
कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति, कि एक बार फिर से कृषि जो है किसी भी देश का, जो कृषि प्रधान देश होता है उसकी आत्मा होती है, उसका कोर सेक्टर होता है। आज भी अगर हम भारत की विकास करते हैं तो किसानों और कृषि के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए कृषि विकास प्रेरित अर्थव्यवस्था जो है, प्रेरित समृद्धि रणनीति इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। इसी के साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, तो हम देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार, तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले आदमी के लिए जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीजों के बाद आदमी स्वास्थ्य, शिक्षा, वो अन्य चीजों पे जाता है। तो कभी भी मानव को संसाधन के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है, जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं कि भारत एक युवा देश है, लेकिन युवा के रूप में भारत अपने इस युवा आबादी का तभी फायदा उठा सकता है जब इसका कौशल विकास किया जाए, जब इसका मानव संसाधन के रूप में यूज किया जाए। कहने का मतलब है कि इसको उचित शिक्षा, उचित पोषण, उचित मार्गदर्शन, उचित रोजगार के साधन, इन सब चीजों को जब उपलब्ध कराएगा तो जनसंख्या जो है मानव संसाधन बन जाता है। और अगर शिक्षा रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, भूखमरी रहेगी, पोषण विहीन समाज रहेगा, तो यही जनसंख्या जो है बोझ बन जाता है। तो जो बड़ी जनसंख्या है, बड़ा युवा आबादी है, तो उसको मानव संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का थीम रखा गया था। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000, तो देखिए सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा हमारे संविधान के प्रियम्बल में ही किया गया है। तो सामाजिक न्याय मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय को सुनिश्चित करना, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो या सामाजिक न्याय हो, किसी भी तरह का न्याय जो है इसको एक साथ सभी लोगों को उपलब्ध कराना। समानता मतलब सारे लोग एक समान हैं। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। अगर हम एक ही वर्ग के लोगों, खासकर अमीर वर्ग के, पूंजीपति वर्ग के लोगों को अगर देखने लगे तो ये सिर्फ आर्थिक समृद्धि होगा, ना कि समानता और सामाजिक न्याय होगा। इसीलिए अगर हम देश के सभी वर्गों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ विशेष से हो, फिर भी हम उसके लिए समान रूप से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और समानता के साथ उसको आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसी को हम लोग सामाजिक न्याय एवं समानता कहते हैं। और इसी सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि की कल्पना जो है 9वीं योजना में किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक विकास की कल्पना की गई थी। तो यहाँ याद रखिएगा कि लगभग सेम है। जहां 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की बात की जा रही है, वही जो है आर्थिक विकास की बात 10वीं योजना में की जा रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2012, तीव्रतर अधिक समावेशी। ठीक है। तीव्रतर अधिक समावेशी विकास। तो सबसे पहले जो होता है फास्टेस्ट, ठीक है, और अधिक समावेशी मतलब कि बहुत तेज विकास करना है, और अधिक समावेशी मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें समावेश करना है। होता क्या है कि अगर विकास हो रहा है तो कई बार समाज के निचले तबके के लोग इससे अछूते रह जाते हैं या छूट जाते हैं। तो जैसे अभी देखिएगा कि अगर आप लोग को ध्यान होगा पिछले 8-10 सालों में अगर आप देख रहे होंगे तो अभी सरकार का ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य होता है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अच्छा घर उपलब्ध कराना, स्वच्छता, इन सब चीजों को लेकर अधिक समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है और विकास की दर को तीव्रतर रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास जो है ये
12वीं योजना का लक्ष्य है। तो एक देख लीजिएगा कि इसमें जो है एक संपोषणीय शब्द जोड़ा है 12वीं योजना में। तो कभी भी आपसे पूछे तो देख लीजिए 11वीं का लक्ष्य है तीव्रतर अधिक समावेशी विकास, और एक शब्द जोड़ दिया है संपोषणीय, जो कि सभी के लिए समान रूप से पोषण करे या सभी को समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध कराए, उसे हम जो है संपोषणीय कहते हैं। तो सिर्फ एक संपोषणीय जोड़ दिया है तो ये 12वीं योजना का हो गया, और तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास जो है 11वीं योजना का हो गया है। उसी तरह से सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि जो है वो 9वीं योजना का, और आर्थिक विकास जो है 10वीं योजना का। और पहली बार मानव संसाधन की विकास की जो बात की गई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो उम्मीद है ये थीम वाला जो जितना भी है आप लोग 1-2 बार कोशिश कीजिए देखने का, एक दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज है। तो देखिए जैसे पहला 4 में तो कुछ विशेष नहीं है, ये कृषि पर बल, आधारभूत भारी उद्योग पे बल, ये आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ठीक है, निर्धनता उन्मूलन एवं आत्म, ये 5म में इसको किया गया है, ठीक है, आत्मनिर्भरता। वही 6ठी में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। तो 7वीं में जो है कृषि विकास प्रेरित आर्थिक समृद्धि रणनीति, और 8वीं योजना से तो अभी हम देखे ही हैं। तो इस तरह से जो है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो भी एक बेहतर कंटेंट हो सकता था हम लोगों के द्वारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आएगा, और कोशिश कीजिए कि जितने भी वीडियो इस संदर्भ में हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप पीछे जाके देख सकते हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस संदर्भ में जो भी सुझाव विचार आपके हो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसमें और ज्यादा सुधार कर सके। और आगे जो है अर्थव्यवस्था सीरीज के अंतर्गत हमारा प्रयास जारी रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो हम आप लोग को बहुत जल्द ही या बहुत जल्द इसको प्रोवाइड करवाएंगे। जय हिंद।